नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। नेताओं के दौरे और चुनावी मुद्दे सामने रखे जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज राम मंदिर ट्रस्ट ने निर्माण कार्य को सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट के अनुसार निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। खुदाई के बाद कंक्रीट की 47 परतें बिछाई गई हैं। मंदिर निर्माण का कार्य 2023 तक पूरा होगा। मंदिर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि निर्माण में लगी ट्रस्ट पर मंदिर के आसपास की जमीन लेने में जालसाजी के आरोप लगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। बहरहाल अधिक जानकारी के दे रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। हमारे पीछे ये जो एक आर्टिफिशियल चट्टान जैसी नज़र आ रही है, ये कंक्रीट की चट्टान बनाई जा रही है जो मंदिर के लिए बुनियाद होगी। राम जन्म स्थान का मंदिर यहीं पे बनेगा और बहुत दूर एक झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा है भगवा रंग का। इस स्थान पे गर्भगृह होगा। दाहिनी तरफ का जो रास्ता है ये मंदिर का मुख्य द्वार होगा। ये अयोध्या की पुरानी इमारतें यहाँ देखी जा सकती हैं। पुराने मंदिर हैं, हवेलियाँ हैं, पुराने घर हैं जो लोहे की बैरिकेड्स करके जो 67 एकड़ ज़मीन को बंद किया गया था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था, ये उस परिसर के अंदर है और जो मंदिर बनेगा वो इस स्थान पे बनेगा। मंदिर के परिसर में कई तरह की व्यवस्थाएं होंगी जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए। गणेश जी का एक मंदिर बनने की बात है, कुछ और हो सकता है कि कुछ छोटे मंदिर बने। ये जो कंक्रीट है ये एक लेयर एक मीटर की बनाई जा रही है और उसको फिर कंप्रेस किया जाता है। 47 लेयर बन चुकी है। 48वीं लेयर जब बन जाएगी तो इस बुनियाद का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर अलग अलग तरह के कुछ पत्थर लगाए जाएंगे, ग्रेनाइट लगाया जाएगा, कुछ उसकी प्लिंथ बनेगी। उसके ऊपर जो रेड सैंडस्टोन से जो मंदिर के पत्थर तराश के रखे गए हैं उनको लगा करके मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उनका कहना है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा और जनवरी में लोकसभा का चुनाव होना है। उसके पहले मंदिर पूरा करके यहाँ पे लोगों को दर्शन की इजाज़त हो जाएगी। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV। चंपत राय जी हैं हमारे साथ। ये क्या स्टेज है, क्या क्या काम हो गया है, थोड़ा सा बता दें। ये फाउंडेशन का पहला चरण पूरा हो गया। ये जो कृत्रिम चट्टान है गर्भगृह पर, इसकी मोटाई जमीन के अंदर 14 मीटर है और गर्भगृह छोड़कर बाकी के हिस्से में इसकी मोटाई 12 मीटर है। 11,000 क्यूबिक मीटर 11,000 क्यूबिक मीटर की ये चट्टान है। ये जमीन के अंदर चली जाएगी। ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने प्रथम चरण नींव का है। इसके ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा वर्षा काल के बाद। वो भी लगभग 1 महीने में पूरा कर लेगा। यहाँ जमीन के नीचे किस तरह की परेशानियां थी जिसके कारण इस तरह की चट्टान बनाने और इतना समय लगा रहा इसमें? सर्वे में निकल कर आया कि नीचे मट्टी नहीं है, मलबा है। तो मलबे के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसमें ग्रिप नहीं बनती, पकड़ नहीं। इसलिए मलबा हटाते हटाते नीचे चलेगा। 40 फीट तक मलबा मिलता रहा। 40 फीट के बाद भी मिट्टी नहीं थी, केवल नदी की बालू थी। कभी नदी बहती रही होगी और इसलिए और गहरा गए, बालू ही रही। तब समुद्र तल से 91 मीटर के लेवल पर हमने चट्टान का भरना प्रारंभ कर दिया और ये 14 मीटर मोटी बन गई। आपको क्या लगता है कि अब इसके ऊपर जो दीवार या पिलर्स वगैरह बनाने का काम है, स्ट्रक्चर, वो कब तक शुरू हो पाएगा? हो सकता है जनवरी हो जाए।
और अभी जो आपका अंदाज है मंदिर बन के कब तक पूरा हो जाएगा? दिसंबर 2023 में गर्भगृह में भगवान का आसन विराजमान कर जाएगा और पूजा वगैरह के आम लोगों को सब पूरी हो जाएगी। दिसंबर 2023 में भक्तों को प्रवेश हो। तो उत्तर प्रदेश से अगली खबर भी है देश की बात में। आपको बता दें कि किस तरह से आम आदमी पार्टी वो भी अपने प्रचार के लिए यहां पर पहुंची हुई है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने आज कई ऐलान किए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यूपी में आपकी सत्ता में आते ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। ये वादा सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 100 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आज जारी कर दी गई। ये भी कहा गया यूपी में शिक्षा के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था को ये समझना होगा कि 21वीं सदी में जी रहे हैं। बच्चों की मौत डेंगू से हो रही है क्योंकि बेड नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश के संसाधनों को, उत्तर प्रदेश की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटीज को हमने सबका अध्ययन किया है और हमारे पास पूरा प्लान है। उस प्लान के तहत बहुत जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लोग बनवाएं। अगले चुनाव में 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट और किसानों की सारी बिजली फ्री कर दी जाएगी। और इस समय क्रिकेट से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है। T20 मैचों की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। विराट कोहली ने खुद इसका ऐलान किया है। T20 मैचों की कप्तानी छोड़ेंगे। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद है। मनोरंजन, कैसे देखें, अटकलें तो काफी समय से लग रही थी, लेकिन अब सिर्फ T20 मैचों की कप्तानी छोड़ेंगे विराट। उन्होंने खुद ही इसका ऐलान किया है। इसकी अटकलें, जैसा आपने कहा, कि काफी दिनों से लग रही थी कि बहुत ज्यादा विराट कोहली पर वर्कलोड है और उन्हें एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने ये आज खुद ट्वीट करके जानकारी दी है, एक चिट्ठी साझा करी है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि पिछले 8-9 साल से मैं तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूं लगातार और पिछले 5-6 सालों से मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अब मेरे वर्कलोड को थोड़ा मुझे कम करना चाहिए। हमारे टीम के हिस्सा रहे हैं रोहित शर्मा, इंटीग्रल पार्ट का, तो अब जो है कप्तानी उन्होंने T20 की छोड़ दी है। तो बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। देश की बात में सर्वे से जुड़ी जानकारी। सोनू सूद के घर पर आईटी की टीम आज दोबारा पहुंची हुई है। कल भी उनके घर समेत दूसरी जगहों पर आईटी विभाग के सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठे। सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। और इसी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। साथ ही लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम सुबह 8:30 बजे यहां पर पहुंच गई थी। हर्ष मंदर एक फेलोशिप के लिए जर्मनी गए हुए हैं। घर पर उनकी बेटी सरूर मंदर मौजूद है और सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, हर्ष मंदर के मामले में क्या डिटेल्स आपको वहां मिल रही हैं? देखिए निधि, लगभग सुबह 8 बजे के करीब ईडी की 3 टीमें कुल 3 जगहों पर जो कि हर्ष मंडल से संबंधित है वहां पर रेड कर रही हैं। पहला उनका घर जो वसंत कुंज में है, उसके बाद उनका दफ्तर एनजीओ का सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ जो कि अटचीनी में है, और तीसरा उनका जो बाल सुधार गृह है वहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और हर्ष मंडल, जैसे कि आपने बताया निधि, कल रात को अपनी पत्नी के साथ जर्मनी चले गए थे फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन घर पर उनकी बेटी
सरूर और उनके दामाद मौजूद हैं, और जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं अनवर, उनसे भी ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है और सबको साफ कह दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं कि आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए निधि, इस साल शुरुआत में ही NCPCR ने, जो कि चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन पर काम करती है, उसने हर्षवर्धन के खिलाफ उसके कहने पर दिल्ली पुलिस ने हर्षवर्धन के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया था। इसमें यह आरोप लगा था कि नागरिकता कानून का के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें अपने जो NGO के बच्चे हैं उनका इस्तेमाल हर्षवर्धन कर रहे हैं, और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। तो बताया जा रहा है उसी के सिलसिले में ईडी ये पूछताछ कर रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। हर्षवर्धन, हम सब जानते हैं, काफ़ी विषयों पर मुखर रहे हैं। गुजरात दंगों के बाद उन्होंने IAS थे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लगातार काफ़ी मुखर रहे हैं। नागरिकता कानून में खासकर चाहे वो जामिया हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, लगातार वहाँ जा कर के भाषण भी देते थे, जिसको दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी इनको आरोपी तो नहीं बनाया, लेकिन इनका नाम लिखा था कि इन्होंने हिंसक भाषण दिए। तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अभी उन्होंने फिलहाल एक कारवाने मोहब्बत नाम से कैंपेन में शुरू किया, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहे हैं हर्षवर्धन। और निधि, हर्षवर्धन के खिलाफ हुई इस रेड को लेकर के कुछ तमाम बौद्धिक लोगों ने भी एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है, तो जिसमें यही कहा जा रहा है कि जो हर्षवर्धन के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है वो सरकार के खिलाफ बोलते रहें, इसलिए ये उनके पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप पर ED IT के रेड्स करा देंगे, इससे ये सब कहना है उस सिग्नेचर कैंपेन की जो लैंग्वेज है। इसके अलावा हमने देखा है पिछले हफ्ते न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री के दफ्तर पर भी IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वेस किए थे, और हर्षवर्धन के घर पर अब भी लगभग 8 बजे सुबह होकर के अब 6:30 बज रहे हैं। लगातार वहाँ ED के सर्वे जारी हैं, और ED के सर्वे ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि सरूर मंडल, जो उनकी बेटी और ख़ुद वकील हैं, वो भी सरूर मंडल भी हो सकता है कि वो इसको लेकर के एक स्टेटमेंट जारी करें। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखें। फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बेगूसराय में एक रिफाइनरी में आग लगी है, 17 लोग घायल हुए। अपडेट लाएंगे आपके लिए। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में शटडाउन के बाद प्लांट को फिर से शुरू करने के दौरान फर्नेस में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 5 रिफाइनरी कर्मी और करीब 12 ठेका के जो कर्मचारी थे वो घायल हो गए। सभी घायलों को बरौनी रिफाइनरी अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे 1 महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AVU-1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लांट का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया, और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे, डैमेज के टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फर्नेस जो चलता है, गैस जो जलाया जाता है वही फट गया, और फटने का मुख्य कारण है कि मैनेजमेंट का इसमें दोष है। मैनेजमेंट ज़बरदस्ती उसको चलाना चाहती थी, जबकि मेंटेनेंस उसका हुआ नहीं था। ऐसी हालत में उसका फट गया, और उसमें 15 लोग हैं। दिल्ली के चांदनी चौक को सुंदरीकरण जो दिन में के साथ रात में देखने का उसका अपना अलग ही लुत्फ है। इस इलाके को भीड़ से तो एक बहुत बड़ी निजात मिल गई है। इससे दुकानदार भी खुश हैं और खरीदार भी दोनों खुश हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रोशनी में नहाया हुआ, रात में जगमगाता हुआ। मुगल काल में चांदनी रात में ये जगह शायद ऐसी ही चमकती होगी, तभी इस जगह को चांदनी चौक का नाम दिया गया। ये नए चांदनी चौक का रात का नज़ारा है। नए चांदनी चौक के ऐसे नाइट लुक का सबसे अहम कारण है ये दूधिया रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स जो सड़क के दोनों तरफ लगी हैं। क्रम से देखने पर ये बहुत आकर्षक लगती हैं। पहले येलो कलर की लाइटें हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा बिजली की खपत
हुआ करती थी, कुछ जला करती थी, कुछ नहीं जला करती थी। ये सारी जो है आज के युग की लाइट है, इनको हम LED लाइट्स कहते हैं। ये LED लाइट्स हैं, इसमें लाइट की खपत भी कम है और उजाला भी ज़्यादा है। ये बहुत एक साइड में देखिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, दोनों साइड ऐसा लगता है 14वीं का चांद निकला है चांदनी चौक में, जो सुना करते थे अपने पूर्वजों से। दरीबा कलां, सोने चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा रिटेल बाजार। रात में मशहूर जलेबी वाला की जलेबी खाई जा रही है और ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है। सूरत बहुत साफ शहर है, क्या यहाँ आके बिल्कुल वैसा साफ सुथरा लग रहा है? सेकंड नंबर का क्लीनेस्ट सिटी है सूरत। तो यहाँ चांदनी चौक में आके वैसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी हो रहा है, अच्छा, बढ़िया है। नहीं जबरदस्ती मत बोलिएगा। नहीं, जबरदस्ती नहीं, ठीक है, लग रहा है। हाँ लग रहा है। बरेली से आए खरीदारी करने हैं? बरेली से आए। अच्छा, बरेली से आए हैं, तो पहली बार आए हैं चांदनी चौक? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन चांदनी चौक की बात ही कुछ और है। अच्छा, तो पिछली बार कब आए थे? मतलब पुराना चांदनी चौक याद आ रहा है क्या? पिछली बार आए थे 6 महीने पहले। अच्छा, फिर तो तब आपने नया वाला देखा ही था। नया देखा। अच्छा, पुराना याद आ रहा है आज के समय में या नहीं? पुराना याद आता है, बिल्कुल आ रहा है। तो पुराने में क्या याद आ रहा है? पुराने में भीड़, अरे भीड़ याद आ रही है। और आज देख के क्या मन में आ रहा है? आज अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वो बहुत कंजेस्टेड था, 1-1 घंटे का जाम रहता था, काफी सोच के घर से निकलना पड़ता था। अब ये है कि वॉकिंग हम आराम से शॉपिंग कर लेते हैं, अब धक्के नहीं लगते। अब धक्के नहीं लगते पहले की तरह, वो काफी अच्छा है। दिन ढलने के बाद भी चांदनी चौक में काफी रौनक रहती है। चांदनी चौक आने वाले पर्यटक, खरीदार या आम लोग चांदनी चौक में सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहन बंद होने पर खुश हैं, जबकि व्यापारी अपनी मुश्किल बता रहे हैं। बाजार तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, मगर ये जो थोड़ा दुकानदारी थोड़ी खत्म हो चुकी है, ग्राहकी थोड़ी नहीं आती, ग्राहकी थोड़ी कम हुई है। कम हो गई है। क्या कैसे? तो ट्रैफिक है नहीं, कुछ चलना चाहिए, कोई गाड़ी आए कुछ आए या स्कूटर आने से, अच्छा, तो कोई इसलिए कोई थोड़ा बहुत आ सकता है नहीं। अब पैदल का आदमी कहाँ से निकलेगा पैदल? काम थोड़ा सा हल्का पड़ा है, क्योंकि पहले जो है कन्वेंस आती थी तो कस्टमर सीधा आ जाता था। अच्छा। एक तो यहाँ चांदनी चौक में पार्किंग का सबसे बड़ा इशू हो रहा है कि पार्किंग कोई नहीं है, एक ही पार्किंग है, उसमें भी हाउसफुल होती है। नटराज के दही भल्ले देश भर में मशहूर हैं। जब तक खत्म नहीं हो जाते, ग्राहक आते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। पुरानी दिल्ली आकर बिना खाए पिए जाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए एक दही भल्ले मैंने भी ले लिए हैं। ये देखिए जरा, इन दही भल्लों की हाजत ये होती है कि आपका ये पत्ता कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। साफ सुथरे चांदनी चौक को कुछ लोग गुटखे की पिचकारी से रंग रहे हैं, जिसको लेकर जनता चिंतित है। ये जो थूकते हैं ना यहाँ पर, ये सबसे गंदा काम है। अगर मोदी जी ये बंद करवा देना या केजरीवाल जी, तो मैं कहती हूँ बहुत मेहरबानी होगी। ये थूक के ना जो इन्होंने पत्थर लगाया है, जो भी काम किया है, वो सब बेकार हो गया है। आप देखिए, रात के 9 बजे तक चांदनी चौक में ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और वाहनों के लिए प्रवेश खोल दिया जाता है। चांदनी चौक में सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है, लेकिन अब रात के 10 बज रहे हैं, इसलिए लाल किले की तरफ जो मेन गेट है इसको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो मोटर वाहन हैं वो आसानी से चांदनी चौक में आ जा पा रहे हैं। लेकिन जिस समय पर मोटर वाहनों की एंट्री चांदनी चौक में खुलती है, उस समय आपको एहसास होता है कि ये जो पूरी चांदनी चौक की योजना है, इसमें मोटर वाहनों पर प्रतिबंध होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस सड़क पर आप और साइकिल रिक्शा तो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ये मोटर वाहन और आप एक साथ नहीं चल सकते। चांदनी चौक दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कानन पात्रा और संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।